ये जो चर्चा चल रही है, इस चर्चा में जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से जननायक बिरसा मुंडा के 121वें शहादत दिवस पर यह प्रबोधन सम्मेलन का वर्चुअल कार्यक्रम हो रहा है। और इस वर्चुअल कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं, जिसमें ज्ञानेश्वर चौबे के द्वारा आदिवासियों को, खास तौर पर संताल मुंडा, इनको विदेशी कहने का मुद्दा चर्चा के लिए बनाया गया है और ब्राह्मणों को मूल निवासी कहने का मुद्दा चर्चा के लिए बनाया गया है। बिरसा मुंडा का ब्राह्मणीकरण करने का और आदिवासियों को हिंदू बनाने का ये मुद्दा भी चर्चा करने के लिए बनाया गया है। तो इन मुद्दों पर मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जो रखना बहुत ज़रूरी विषय है। समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है, मगर कुछ मुद्दों पर कुछ बातें समझाया जाना बहुत ज़रूरी है। 9:54 हो गए हैं। तो पहला मुद्दा तो हम लोगों को ये समझना होगा कि जो आदिवासी शब्द है वो आदि समय से निवास करने वाले लोग, ऐसा इस शब्द से ध्वनित होता है। और इस वजह से ब्राह्मणों को ऐसा लगता है कि डीएनए के द्वारा ब्राह्मणों को विदेशी सिद्ध किया गया है। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि भारत के अंदर जो निवास करने वाले आदिवासी लोग हैं, उनकी पहचान जब तक आदिवासी बनी रहेगी तब तक दूसरे लोगों का विदेशी होना साबित करना ज़्यादा प्रासंगिक होगा। इसलिए ब्राह्मण इस पर विचार करने के लिए उन्होंने योजना बनाई, ऐसा लगता है। वो योजना ये है कि ब्राह्मण संथाल और मुंडा को विदेशी घोषित करने के पीछे उनका मकसद बुद्धिभेद करना है और ब्राह्मण विदेशी है इस मुद्दे पर से लोगों का ध्यान हटाकर, यदि आदिवासी लोग डीएनए पर चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद यदि वो ब्राह्मणों को विदेशी कहते हैं, इसके बजाय यदि आदिवासी संताल और मुंडा डिफेंस करने के लिए यदि अपने आप को भारतीय होने को साबित करने की कोशिश करते हैं, तो ब्राह्मण अपने दांवपेच में बुद्धिभेद करने में सफल हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए ये दांवपेच के तहत ब्राह्मणों ने ये दांवपेच संथाल और मुंडा को विदेशी घोषित करने के पीछे वो ध्यान हटाना चाहते हैं। डीएनए का जो रिसर्च है ब्राह्मणों को विदेशी साबित करने वाला, उस पर से वो ध्यान हटाना चाहते हैं। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए और इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी चर्चा करना जरूरी है। एक तो ये बात हम लोगों को समझना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके पीछे एक और मकसद हो सकता है जिसके बारे में हमको विचार करना चाहिए। वो ये है कि जब आदिवासी दूसरों को विदेशी कहते हैं तो दुनिया वालों को गंभीरता से सुनना पड़ता है। तो ब्राह्मणों को लगता है कि इस मुद्दे पर आदिवासियों को चुप करना जरूरी है। तो आदिवासियों को कैसे चुप किया जा सकता है? तो आदिवासियों को चुप करने के लिए संभवतः उनको संथाल और मुंडा, जिनके अंदर नेतृत्व का विकास अंग्रेजों के समय में हो चुका है, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संथाल और मुंडा को टारगेट किया। और ये लोग दूसरों को विदेशी कहते हैं तो वो उभर कर बात आती है सामने। इसलिए इनको चुप कराना होगा, आदिवासियों को चुप कराना होगा।
नेतृत्व करने लायक जो आदिवासी है इनको चुप कराना होगा। तो चुप कराने का भी मकसद हो सकता है कि आप हमको विदेशी मत कहो। ऐसा कहने से आदिवासी चुप होने वाले नहीं है। इसलिए उन्होंने रणनीति के तहत आदिवासियों का अटेंशन दूसरे तरफ डाइवर्ट करने के लिए, दिशा भूल करने के लिए और बुद्धि भेद करने के लिए ऐसा किया होगा, ऐसा लगता है। इस पर हम लोगों को केयरफुली ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात और हम लोगों को समझना जरूरी है, इसी संदर्भ में इसी के साथ जोड़कर ये बात मैं कहना चाहता हूं, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मीना जी के द्वारा ये कहा गया कि जस्टिस काटजू जो ब्राह्मण है, उन्होंने एक लाइन में कहा कि आदिवासी भारत के मूल निवासी है। मगर जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो कोई साइंटिस्ट तो है नहीं डीएनए का। तो डीएनए के आधार पर तो अभी विलास खरात के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च हुआ, वो अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च ये कहता है कि एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं वो डीएनए के अनुसार ये आपस में इनका डीएनए आपस में मिलता जुलता है। सभी लोग जो है एक जैसे लोग हैं। मगर जो काटजू जो ब्राह्मण है वो केवल आदिवासियों को कहता है कि मूल्यवासी है। तो इसका दूसरा अर्थ होता है कि यदि 8% आदिवासी ही मूल निवासी है तो हमें जस्टिस काटजू का ये बात समझ में नहीं आता। इसको समझना बहुत जरूरी है। बुद्धिभेद करने वाली बात है कि वो 92% लोगों को विदेशी कह रहा है, जब केवल 8% लोगों को वो मूल निवासी कह रहा है तो वो 92% लोगों को विदेशी कह रहा है। इसका मतलब है वो शेड्यूल कास्ट को विदेशी कह रहा है, वो नोमिडिक ट्राइब को विदेशी कह रहा है, वो एमबीसी को विदेशी कह रहा है, वो ओबीसी को विदेशी कह रहा है। यानी वो इनडायरेक्टली ब्राह्मण को एक तो बचाने का काम कर रहा है। ये आदिवासियों को मूल निवासी घोषित करने के लिए जस्टिस काटजू ने नहीं लिखा, बल्कि इसके पीछे एससी और आदिवासी छोड़कर बाकी एससी और ओबीसी के जो लोग हैं उनको ब्राह्मणों के कैंप में ढकेलने का काम कर रहा है। अगर जस्टिस काटजू एससी और ओबीसी को ब्राह्मणों के कैंप में ढकेलने का काम कर रहा है जो डीएनए के अनुसार विदेशी है, और डीएनए के अनुसार एससी और बीसी जो लोग हैं वो आदिवासियों के मेल खाने वाले लोग हैं, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जस्टिस काटजू जो है वो योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि वो भी ब्राह्मण है, वो एससी और ओबीसी को ब्राह्मणों के कैंप में ढकेलने का काम कर रहा है। अगर जस्टिस काटजू या ब्राह्मण एससी और ओबीसी को ब्राह्मणों के कैंप में ढकेलने का काम कर रहा है तो ये तो बात समझ में आती है कि ये ब्राह्मण की चालबाजी, बुद्धिभेद और चालाकी का मामला है। मगर यही सिद्धांत अगर आदिवासी भी, मीना जैसे बहुत ऊंचे दर्जे के बुद्धिजीवी लोग जो दिल्ली में संभवतः जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, डॉक्टरेट लिए हुए है, हमारे भाई है, हमारे आदिवासी है, और अगर जब वो ये बात कहते हैं तो इससे हम लोग बुद्धिभेद के शिकार होने का खतरा पैदा होता है। इससे हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और हम लोगों को उससे आगे कोई भी बात भविष्य में जब हम लोग कोई बात कहे या कहने के पहले नोट्स तैयार करें तो वो डीएनए के साथ हमारी बात मेल खाती है या नहीं खाती है, उसके साथ मेल करते हुए ही अपने नोट्स तैयार करें। क्योंकि भविष्य में कोई भी इतिहास जो लिखा जाएगा वो डीएनए के आधार पर लिखा जाएगा और डीएनए के आधार पर सही और गलत सिद्ध करने का मामला आने वाला है आगे। क्योंकि दुनिया की सारी सुप्रीम कोर्ट डीएनए को सबूत के तौर पर स्वीकार कर रही है। जस्टिस काटजू ने डीएनए के आधार पर आदिवासियों को मूल निवासी नहीं कहा, जस्टिस काटजू ने एक लाइन लिखा कि ये आदिवासी मूल निवासी है। ये बात हम लोगों को संदर्भों के साथ, और ब्राह्मणों का जो इतिहास है 2-3 हजार साल का, उस इतिहास में उनका जो व्यवहार रहा, उनका जो उद्देश्य रहा, उनका जो व्यवहार रहा, उनका जो विचारधारा रही, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन है धर्मशास्त्रों के आधार पर। हम लोगों को अपनी राय बनाना चाहिए। हमको
ऐसे ही राय नहीं बनाना चाहिए। इस बात को भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि इस पर विचार करने की जरूरत है। दूसरी तरफ मैं और भी कुछ बातें जो है आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। वो बात हमको समझना जरूरी है, वो ये है कि वनवासी का जो मुद्दा है, इसको समझना जरूरी है कि ब्राह्मण लोग जो है वो जब वनवासी शब्द प्रचार में लाते हैं तो इसका एक अर्थ होता है कि वो आदिवासी शब्द से बहुत डरते हैं। यानी फिर डीएनए के साथ जोड़ करके वनवासी शब्द का विश्लेषण करो तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो जाता है। केवल वनवासी शब्द को ले लो और डीएनए के साथ वनवासी शब्द को ले लो तो समझ में आता है कि ब्राह्मण वनवासी शब्द को प्रेफरेंस देता है और आदिवासी शब्द को वो छुपा के रखना चाहता है, उसको हाईलाइट होने देना नहीं चाहता है और उसके जगह वनवासी शब्द लाता है। वनवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल में निवास करने वाला। तो जंगल भी तो भूमि है ना, जंगल भी एक भूमि है, एक जमीन है। और वो जमीन कहां की है? भारतवर्ष के अधीन है कि भारतवर्ष के बाहर है? हम लोगों को इस संदर्भ को समझ के बात को समझना होगा। वो भारत भूमि के अंदर की जमीन है। और इतिहास काल में हम लोगों को जो बहुत सारे जानकारी को दूर रखने का, शिक्षा के अधिकार से दूर रखने का, हथियारों के अधिकार से दूर रखने का, राजा बनने के अधिकार से दूर रखने का, निर्णय करने के अधिकार से दूर रखने का, इस सारे बातों से प्लान बनाकर ब्राह्मणों ने हम लोगों को अलग किया। और इस वजह से 2-3 हजार साल के इतिहास में हमारा दिमाग बंजर बना दिया गया और हमारी सारी मेमोरी जो है खत्म हो गई। और जब वो मेमोरी खत्म हो गई तो ब्राह्मणों ने वन में प्रोपेगेंडा करके हमारे लोगों के दिमाग में अपनी बातें घुसड़ने की कोशिश की। इस बात को भी हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस संदर्भ में इस बात को समझना जरूरी है, इस संदर्भ में वनवासी शब्द को समझना जरूरी है। दूसरा, वनवासी शब्द का एक अर्थ यह है कि ब्राह्मण हम लोगों को नाम दे रहे हैं और सारे इतिहास काल में, आज नहीं, सारे के सारे इतिहास काल में ऋग्वेद में ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को नाम दिया। क्या नाम दिया? नाम दिया ब्राह्मणों ने देव अपने लिए कहा, दानव हम लोगों को कहा। देव और दस्यु, दस्यु हम लोगों को कहा, अपने को देव कहा। देव और राक्षस, राक्षस हम लोगों को कहा, उन्होंने अपने को ये कहा। तो देव अपने खुद को कहा और हम लोगों को दैत्य कहा। और ये सारे शब्दों के अर्थ जो है जब वो टीवी के सीरियल में बताते हैं तो वो हम लोगों को मानव प्रजा नहीं बताते हैं, वो हम लोग मानवेतर प्रजा बताते हैं। उनको सींग दिखाते हैं, उनको बड़े बड़े राक्षसों की तरह दांत दिखाते हैं, यानी उनको इंसानों की तरह उनका व्यवहार, उनका शारीरिक स्ट्रक्चर नहीं बताते। अगर इंसानों की तरह शारीरिक स्ट्रक्चर बताया जाए तो हमारे अपने ही लोग जब टीवी देखते हैं तो वो टीवी देखने वाले लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं और हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं जब उनका फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसे बताया जाता है। तो ये जो नाम है, ऋग्वेद के अंदर ये सारा डाटा अवेलेबल है। उसके बाद में उन्होंने वर्ण व्यवस्था में फिर हमारे लोगों को अपने को ब्राह्मण कहा और फिर हमारे लोगों को शूद्र कहा। फिर उन्होंने ही नाम बदला, ऋग्वेद में भी नाम बदला, फिर उसके बाद में वर्ण व्यवस्था में फिर उन्होंने हमारे लोगों का नाम बदला, फिर उसके बाद में हमारे लोगों का नाम उन्होंने, ये अछूत जो शब्द है ये भी उनकी ही थोपी हुई व्यवस्था है। जो अस्पृश्यता का मामला है वो भी थोपा हुआ मामला है। दूसरा, नॉमिनिक ट्राइब की जो व्यवस्था है, क्रिमिनल ट्राइब वाला जो मामला है,
वो भी ब्राह्मणों ने इतिहास काल में जो संघर्ष हुआ और हमारे लोगों को सभी प्रकार के साधनों संसाधनों से वंचित किया, और जब हम लोगों को अपने पेट पालने की समस्या और संकट खड़ा हुआ तो हमारे लोगों ने क्राइम करके अपनी उपजीविका चलाने के लिए रास्ता चुना। तो ये भी थोपी हुई व्यवस्था है कि हम लोग क्राइम करके अपनी उपजीविका चलाते रहे। तो अगर हम इतिहास काल में देखें तो ये सारे के सारे नाम जो है ये ब्राह्मणों ने दिए, हमने अपना नाम नहीं दिया, ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को नाम दिया। मनुस्मृति में आज भी नाम कैसे रखे जाने चाहिए, ब्राह्मण का नाम कैसा होना चाहिए, क्षत्रिय का नाम कैसा होना चाहिए, वैश्य का नाम कैसे होना चाहिए, शूद्र का नाम कैसे होना चाहिए, अछूतों का नाम जो है, तो इस तरह से उन लोगों ने हम लोगों के नाम निर्धारित करने का लिखित डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। आज अगर देखो, आज जैसे ऋग्वेद में वो हम हमारे लोगों को कह रहे हैं, तो आज वनवासी कौन कह रहे हैं? वही ब्राह्मण कह रहा है। यानी आज अगर हमारी आइडेंटिटी चेंज करने का काम कर रहा है हालात के अनुसार, तो वो ब्राह्मण ही कह रहा है। तो इतिहास काल में ब्राह्मणों ने जो काम किया वो आज भी कर रहे हैं। इतिहास काल में हिंसा करने का काम ब्राह्मणों ने किया, वो आज भी कर रहे हैं। आज भी हम लोगों को राष्ट्रद्रोही कहकर वो हमारे लोगों को गोलियों से मार देते हैं। बस्तर का उदाहरण ले लो, वो उनको माओवाद से जोड़कर गोली मार रहे, उनको आतंकवादी कहकर गोली मार रहे, उसको नक्सलवादी कहकर गोली मार रहे। हिंसा आज भी जारी है और हजारों सालों से ब्राह्मण हिंसा कर रहे हैं। सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की हिंसा की बात है। आजाद भारत में बाबा साहब आंबेडकर की हत्या, गोपीनाथ मुंडे की हत्या, और 65,000 फसादात मुसलमानों के विरोध में हुए। मुसलमानों को एक तरफ मारा गया और दूसरी तरफ SC ST OBC को मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल किया गया। दोनों को हिंसा के द्वारा उनको मामला खत्म किया जा रहा है। SC ST और नोमैडिक ट्राइब के विरोध में जो गांव स्तर पर आज भी लगातार हिंसा होती है, जिसके लिए एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया है। हिंसा कोई सामान्य हथियार नहीं है ब्राह्मणों का। विलास खरात ने कहा, 117 वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित किया कि जो वेस्टर्न यूरेशियन लोग हैं वो केवल भारत में नहीं आए। वेस्टर्न यूरेशियन जो लोग हैं वो यूरोप में गए, वहां भी उन्होंने हिंसा की और आज भी वो हिंसा ही कर रहे हैं। हिंसा का रास्ता उन्होंने तब से उनका चरित्र है, उनका जीवन का मूल्य ऐसा है। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि सावरकर बैरिस्टर थे, इंग्लैंड में बैरिस्टरी पढ़कर आए थे, तो हिंसा का समर्थन करना कानूनन अपराध है ऐसा कहने के बावजूद भी उन्होंने साहसोनिनी पान नाम के ग्रंथ में सम्राट बृहदत्त मौर्य की हिंसा के द्वारा हत्या का समर्थन किया। भारत में संगठित हिंसा को आतंकवाद कहा गया है और इसके विरोध में कानून है। तो संगठित हिंसा के व्याख्या में अगर ये सारा डाटा जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें तो ब्राह्मण सबसे ज्यादा शामिल किए जा सकते हैं, मगर इनके बजाय ये कानून मुसलमानों पर लागू किया जा रहा है, आदिवासियों पर लागू किया जा रहा है माओवाद के नाम पर। और जो भी अपने संवैधानिक अधिकारों का जो मौलिक अधिकार है उसका उपयोग करते हैं, उनको राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। झारखंड में जब बीजेपी की सरकार थी, मेरे खिलाफ राष्ट्रद्रोह का FIR दाखिल हुआ था, जबकि मैंने अपने जीवन में अपने हाथ में लकड़ी तक नहीं ली। कभी हिंसा करने की बात तो सोचो, हम तो केवल ये कह रहे हैं कि उन्होंने हिंसा की, हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं हिंसा, हम केवल कह रहे हैं। और ये कहने का अधिकार संविधान के अनुसार हमें आर्टिकल 19 के तहत संविधान में मौलिक अधिकार के तहत दिया गया है। कहना उन्होंने किया, वो हम केवल हमारे लोगों को कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने इतिहास में किया हमारे साथ में, आज भी कर रहे हैं, संविधान होने के बावजूद भी कर रहे हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था उनके नियंत्रण में है।
तो वनवासी जो है ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये उनकी व्यवस्था को हमारे ऊपर थोपने का एक तरीका है। वनवासी कहेंगे तो बहुत सारे, मैं आपको उसको एक बात के साथ क्लब करके बताता हूं। बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कम्युनिस्टों की तरफ से, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये सारी ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। कांग्रेस की स्थापना ब्राह्मणों ने की, बीजेपी की स्थापना ब्राह्मणों ने की, कम्युनिस्टों की स्थापना ब्राह्मणों ने की, तो ब्राह्मणों के दल है। इन ब्राह्मणों के दलों से शेड्यूल कास्ट के लोग चुनकर जाते हैं, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं। शेड्यूल ट्राइब यानी आदिवासी के लोग एमएलए एमपी बनते हैं। तो एमएलए एमपी बनने वाले जो हमारे लोग हैं, चाहे आदिवासी के लोग हैं, उन लोगों को संसद में, विधानसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। जबकि संविधान में मौलिक अधिकार है, उससे भी बड़ा अधिकार, विशेषाधिकार संसद में बोलने का है। संसद में बोलने का विशेषाधिकार है। वहां विशेषाधिकार होने के बावजूद भी बोलने नहीं देते। तो इसका मतलब है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्टों से चुनकर जाते हैं, तो उन्होंने तो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बना के रखा हुआ है, और फिर उन गुलामों के माध्यम से मीटिंगों का आयोजन करते हैं, और हमारा एमएलए और एमपी अध्यक्ष बनता है। आरएसएस का आदमी हमारे बैठे हुए सामने आदिवासियों को भाषण देता है, और उनको प्रतिवाद करने के लिए कोई अवसर नहीं होता है, क्योंकि अध्यक्ष स्थान में हमारा गुलाम आदमी एमएलए एमपी रहता है, और वो केवल धन्यवाद देने के लिए लास्ट में मीटिंग समाप्त हो जाती है। घंटा डेढ़ घंटा आरएसएस का प्रचारक भाषण करता है, और जब उनका जब दिमाग हमारे मतलब ब्राह्मणों के दिमाग के अनुसार हो जाता है, तो फिर तो वो एमएलए एमपी की जरूरत भी खत्म हो जाती है। तो ये सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। ये सिस्टम पूना पैक्ट जो है वो आदिवासियों पर लागू तो था नहीं। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट केवल शेड्यूल कास्ट को लागू था। फिर पूना पैक्ट आदिवासियों को कैसे लागू हुआ? एक भी आदिवासी ने यह सवाल कभी भी नहीं उठाया। किसी पढ़े लिखे आदिवासी से मैंने नहीं सुना, अरे पूना पैक्ट तो शेड्यूल कास्ट को लागू था, ये आदिवासियों को कैसे लागू हुआ, कब लागू हुआ, क्यों लागू हुआ, किसने लागू किया, और इसका परिणाम क्या हुआ? अभी हमारे मीना जी कह रहे थे कि ग्राम सभा लोकसभा और विधानसभा से बड़ी सभा है, उसको इस तरीके से इंटरप्रीट करने से उसकी गलत व्याख्या हो रही है। मीना जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं, उसका अर्थ इस तरीके से निकालने के बजाय इस तरीके से निकाला जाना चाहिए कि लोकसभा जो है, संसद जो है, ये सार्वभौम संस्था है, सॉवरेन संस्था है। यानी जैसे राजा होता था और राजा के ऊपर कोई होता नहीं था, तो राजा की तरह ये संसद जो है सार्वभौम संस्था है। मगर ये सार्वभौम संस्था के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, वो कानून अगर मान लो आदिवासी इलाके में लागू करना है तो ग्राम सभा की अनुमति लेना अनिवार्य है। ग्राम सभा की अनुमति लिए बगैर वो कानून संसद का, विधानसभा का आदिवासी इलाके में लागू नहीं किया जा सकता। अब सवाल है कि आदिवासी की जो ग्राम सभा है वो संसद का पास किया हुआ कानून ग्राम सभा में लागू क्यों करती है? क्योंकि एमएलए और एमपी जो आदिवासियों से चुनकर जाते हैं, वो कांग्रेस से चुनकर जाते हैं, बीजेपी से चुनकर जाते हैं, और कम्युनिस्टों से चुनकर जाते हैं, और इनको बोलने का कोई अधिकार तो है नहीं। तो जो आदिवासी की सलाहकार समिति है, उसमें ये सारी बातें पास कर दी जाती है और लागू कर दी जाती है। और अगर मीटिंग होती भी नहीं है तो गवर्नर के पास पावर है, वो कागज में रिकॉर्ड तैयार करके इन लोगों के पर्दे के पीछे साइन लेते होंगे और कागज तैयार करते होंगे, क्योंकि उनको तो बहुत सारे लोगों को, हमारे लोगों को समझ में नहीं आता कि संविधान के अंदर हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। जो सूचियां आदिवासियों के लिए बनाई गई है, उन सूचियों ने अगर आदिवासियों को यह अधिकार दिया कि ग्राम सभा के अनुमति के बगैर कुछ नहीं आदिवासी इलाके में किया जा सकता, इसका एक मौलिक अर्थ यह है कि आदिवासी अपने इलाके के राजा है।
उनके मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जब ये अनुसूची में अधिकार आदिवासियों को दिया गया है तो आजाद भारत में इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? कभी आदिवासी नेताओं के सामने, इंटेलेक्चुअल लोगों के सामने यह सवाल पैदा हुआ कि ये जो सूची में लिखा हुआ है ये आदिवासी इलाके में लागू क्यों नहीं हुआ? लागू ना होने की वजह 24 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट लागू किया गया है, वो पूना पैक्ट संविधान सभा में जो ब्राह्मणों के पास 99% बहुमत था उसके आधार पर वो लागू किया उन्होंने, आदिवासियों पर थोप दिया। आदिवासियों के किसी सलाहकार समिति को पूछा भी नहीं, आदिवासियों के सलाहकार समिति ने कोई रिकमेंडेशन किया या नहीं किया उस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा भी नहीं। अभी मीना जी ने कहा कि वो रिकमेंडेशन किया गया मगर उस पर कोई चर्चा हुई नहीं। अगर ऐसा है तो कम से कम वो जो रिकमेंडेशन का रिपोर्ट होगा वो रिपोर्ट तो सार्वजनिक किया जाना चाहिए आदिवासियों की तरफ से। ऑल इंडिया में वो रिपोर्ट सारे देश भर के सामने लाया जाना चाहिए कि क्या है वो रिपोर्ट में, क्यों नहीं इस पर चर्चा हुई। और ये रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के बगैर अगर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब आंबेडकर थे तो उन्होंने भागते भुगते की लंगूटी जितना भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को दे सकते थे वो अकेले थे, वो अकेले थे। और संविधान का ड्राफ्ट किस तरह से लिखा जाना चाहिए उसका ज्ञान उनके पास में था, तो उसका उपयोग जो है उन्होंने जितना इन लोगों से हासिल किया जा सकता है उतना हासिल करने के बाद इस्तीफा देकर बाहर हो गए। तो हम लोगों को सारे संदर्भों में इन बातों को समझना जानना बहुत जरूरी है कि ये जो पूना पैक्ट है आदिवासियों पर थोप दिया गया, इसने जो स्वायत्त शासन करने का अधिकार आदिवासियों को बहाल किया उसको जीरो करने का काम किया। इसलिए आदिवासियों को मेरा अनुरोध है कि भविष्य में पूना पैक्ट के पहले शेड्यूल कास्ट को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार था, तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को अब भविष्य में सेपरेट इलेक्टोरेट की दिशा में आगे बढ़ना होगा और शेड्यूल कास्ट को भी बढ़ना होगा, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट की दिशा में आगे बढ़ना होगा। जब आदिवासियों के प्रतिनिधि सेपरेट इलेक्टोरेट में आदिवासियों के वोट के आधार पर चुनकर जाएंगे तब वो बोलने लायक होंगे। और जब आदिवासियों का सेपरेट इलेक्टोरेट आएगा तो क्या होगा, तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं। उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम क्या हो सकता है, तो हमारा देश हमारा राज, ये जो बिरसा मुंडा जी का स्लोगन है, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट आदिवासियों को लागू हो जाता है तो सेपरेट इलेक्टोरेट लागू होते ही हमारा देश हमारा राज लागू हो जाएगा। जितना कुछ बाबा साहब आंबेडकर ने किया वो एक स्टेपिंग स्टोन है, यानी एक हद तक हम लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता है। उससे आगे बढ़ने के लिए हमें अपने विवेक का उपयोग करना होगा। आने वाले समय में यह ध्यान रखना और उस बात को आगे बढ़ते हुए मान लो हमारा देश और हमारा राज भारत में स्थापित करना है तो एक रास्ता आदिवासियों के सामने सेपरेट इलेक्टोरेट का आंदोलन चलाना है। दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता यह है कि आदिवासियों में राजनीतिक चेतना तेजी से फैलाना जरूरी है। एक बहुत अहम डेवलपमेंट के लिए आप लोगों की जानकारी बताना चाहता हूं कि काशीराम जी के नेतृत्व में शेड्यूल कास्ट के लोगों ने आजाद भारत में पहल की और उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर का दल स्थापित किया था, बहुजन समाज पार्टी। ये तो मायावती ने खत्म कर दिया। मगर आप लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए खुशी की बात है कि अभी नया डेवलपमेंट है, आदिवासियों की राष्ट्रीय पार्टी नॉर्थ ईस्ट रीजन में बन गई है। आदिवासियों के पार्टी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पीए संगमा का बेटा जो मुख्यमंत्री है। मगर वो आदिवासी पार्टी नेशनल लेवल की नॉर्थ ईस्ट रीजन के राज्यों के आधार पर बनी है।
मगर ये जानकारी के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि ये जानकारी भी बहुत सारे आदिवासियों को नहीं होगी, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट की बात है। क्योंकि अगर हमारा देश, हमारा राज ये कॉन्सेप्ट पर ये करना है, तो आने वाले समय में इस बात को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि राज करने के लिए जो डेवलपमेंट, जो राजनीतिक चेतना पैदा करना आदिवासियों के अंदर जरूरी है, उसके लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि 92% लोगों को आदिवासियों के विरोध में खड़ा करने का विचार त्याग करना चाहिए पहले। और दूसरी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट करना चाहिए कि डीएनए के अनुसार जो लोग आपस में मिलते जुलते हैं, उन सब लोगों का मिलजोल बनाने का विचार डेवलप करना चाहिए, और उस दिशा में बात को आगे बढ़ाना चाहिए। और उस दिशा के आगे बढ़ने के लिए जो भी रुकावटें अंदर है, बाहर, अगर बाहर कोई रुकावटें हैं तो दूर करने की कोशिश करें। आदिवासियों के अंदर कोई हमारा इंटेलिजेंसिया अगर मान लो इसके लिए रुकावट खड़ी करता है, तो वो दूर करने का तरीका भी डेवलप करना होगा। अगर ये तरीका हम नहीं डेवलप करते हैं तो हम आपस में लड़ते रहेंगे। आपस में लड़ने का तो हजारों साल से ब्राह्मणों को फायदा हुआ। अगर हजारों साल से आपस में लड़ने का फायदा ब्राह्मणों को हुआ, तो आगे भी होता रहेगा। तो जब आगे भी होता रहेगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। आइसोलेशन में आदिवासी लड़े, इसका 200% नुकसान ही नुकसान आदिवासियों को उठाना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा नुकसान जो है आदिवासियों को उठाना पड़ रहा है। इस बात को जानने समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं, वो जानना बहुत जरूरी है। मीना जी के स्पीच में ये बात आई थी कि क्रिमिनल ट्राइब्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, दो समूह अलग है, एक नहीं है। क्रिमिनल ट्राइब और शेड्यूल्ड ट्राइब अलग अलग लोग है। इस बातों को जानना समझना बहुत जरूरी है कि मगर इनमें कॉमन बात क्या है कि दोनों ट्राइब है। ट्राइब अंग्रेजी का शब्द है। ट्राइब का क्या अर्थ है? ट्राइब का अर्थ गण है। ट्राइब का दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बहुत ज्यादा अंदर जाके अभ्यास करें तो इसका अर्थ आदिवासी ही होता है। ये तो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। शेड्यूल ट्राइब ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक भाषा है। आदिवासी शब्द कोई संवैधानिक भाषा का शब्द तो है नहीं, ये तो हिस्टोरिकल भाषा का शब्द है। तो इसलिए संविधान में अगर कोई शब्द इंक्लूड करना है तो वो संवैधानिक भाषा में लिखना होगा, इतना ही इसका मीनिंग है। और जब जयपाल सिंह जी ने यह सवाल उठाया तो यह सवाल का जवाब बाबा साहब आंबेडकर को देना पड़ा, वो रिकॉर्ड में अवेलेबल है। बाबा साहब आंबेडकर ने जयपाल सिंह को जवाब दिया और जयपाल सिंह उस जवाब से सेटिस्फाइड हो गए। प्रेम कुमार, बात सही है ना? बात सही है कि नहीं? हाँ सर, वो जो किताब ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि नहीं? है। हाँ, और जयपाल सिंह जी सेटिस्फाइड हो गए जी। क्योंकि और जब वो सेटिस्फाइड हो गए तो वो सेटिस्फाइड होने में यही मुद्दा था कि बाबा साहब आंबेडकर आदिवासियों के अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में सेफगार्ड करना चाहते थे। आदिवासियों के अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में सुरक्षित करना चाहते थे। यह बात इमीडिएट जयपाल सिंह मुंडा को समझ में आ गई कि बाबा साहब आंबेडकर तो हमारे अधिकारों को, क्योंकि वो संवैधानिक विधि के ज्ञाता थे, पंडित थे, तो जयपाल सिंह मुंडा भी लंदन में पढ़े हुए थे, उनको इमीडिएट समझ में आ गया और सेटिस्फाइड हो गए। सारे संदर्भों के साथ हम लोगों को बात को समझना होगा। आधी अधूरी जानकारी देना उपयुक्त नहीं है। अगर जागरण करना है, प्रबोधन करना है, तो हम लोगों को सारे संदर्भों के साथ सारी जानकारी देना चाहिए। और जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम ही अपने लोगों का नुकसान करने का काम कर सकते हैं। ये बात हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा एक मुद्दा ये है, वो ये है कि जनगणना में या स्कूल में आजकल जो मुद्दा उपस्थित किया, हमारे लोगन ने उपस्थित किया कि केवल दो विकल्प रखे हैं, हिंदू या क्रिश्चियन। तो ये दो विकल्प रखने के पीछे का मकसद है, वो मकसद क्या है? क्योंकि आदिवासी तो मुसलमान है नहीं, या तो
आदिवासी अगर है भी तो क्रिश्चियन है, तो इसलिए दो ही विकल्प रखा, हिंदू और क्रिश्चियन, जानबूझकर रखा। तो इसका मतलब है जो आदिवासी क्रिश्चियन नहीं हुए हैं उन लोगों को हिंदू विकल्प दिया गया ताकि वो अपने से पहल करके लिखे, और उसको फैसिलिटी देने के साथ जोड़ दिया गया। और हमारे लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, गरीबी की वजह से बहुत सारी फैसिलिटी जो है हम लोगों को लेना जरूरी हो जाता है, और इस वजह से वो डॉक्यूमेंट में ट्रैप हो सकते हैं। उस कमजोरी का फायदा लेने के लिए सारा का सारा खेल किया जा रहा है। ये एक षड्यंत्र का खेल है। इस षड्यंत्र के खेल को समय के पहले हमारे सामने लाया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय स्तर पर इसके विरोध में आंदोलन किया जा सके। आंदोलन करने का मुद्दा आया तो अभी बस्तर में जो आदिवासी लोगों का आइसोलेशन में आंदोलन चल रहा है, मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के लोगों को, नेताओं को अनुरोध करना चाहता हूं कि बस्तर के आदिवासियों को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाए, आंदोलन चलाए। वामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, आपको जितना समर्थन राष्ट्रीय स्तर पर चाहिए सारा का सारा देने के लिए हम तैयार हैं। इस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ही हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, पुरानी टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं। ज्ञान एक जगह रुका नहीं रहता है। आर्य शब्द का, अभी मैं ये कहना चाहता हूं, आर्य शब्द का यूज करना बंद कर दो। नया शब्द है यूरेशियन। ब्राह्मण के लिए जो ओरिजिनल शब्द डीएनए के आधार पर सामने आया है वो है यूरेशियन, और ज्यादा स्पेसिफिक वेस्टिल, पश्चिमी यूरेशिया के रहने वाले लोग हैं, जो अभी विलास करात के द्वारा सारा डॉक्यूमेंट्री बात आपके सामने लाई गई है। तो वेस्ट यूरेशिया ये शब्द और यूरेशियन लोग है ये। तो हम लोगों को नया ज्ञान अभी करंट है, 21वीं शताब्दी का नया ज्ञान है, नई जानकारी है। और हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको नया ज्ञान जो है, नई जानकारी का उपयोग हमारे विश्लेषण में करना चाहिए। नहीं तो हम लोगों ज्ञान जो है वो निरंतर प्रवाह की तरह होता है। तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए आगे बढ़ते वक्त, और संदर्भों को ज्यादा से ज्यादा अपडेट किया जाना चाहिए। सटीक और सतर्क रह करके हमको शब्दों का उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि जब ब्राह्मण लोग अपने जीवन में, ब्राह्मण के तौर पर उनके जीवन का लक्ष्य होता है, ब्राह्मण के तौर पर उनकी विचारधारा होती है, ब्राह्मण के तौर पर आचरण करते हैं, ब्राह्मण के तौर पर ही सारा जीवन क्रम चलाते हैं, सब कुछ ब्राह्मण के तौर पर चलाते हैं। मगर केवल ब्राह्मण के तौर पर चलाने से आजाद भारत में संकट खड़ा हुआ जब 26 जनवरी 1950 को हर एडल्ट व्यक्ति को, 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो 3.5% ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच चुनकर नहीं आ सकता। सरपंच बनने का तो सवाल है। जो गांव का सरपंच नहीं बन सकता वो देश के पंचायत का प्रधानमंत्री कहां बनेगा? जब प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो राज्य सत्ता पर कब्जा नहीं होगा। राज्य सत्ता पर कब्जा नहीं होगा तो ब्राह्मण की सुरक्षा कैसे होगी? वो तो राज्य सत्ता के बल पर सुरक्षित है, राज्य सत्ता के बगैर सुरक्षित नहीं रह सकता। और इस वजह से ये सारी नई रणनीति 26 जनवरी 1950 को हर 21 साल के व्यक्ति को जो वोट का अधिकार मिला, उसके बाद नई रणनीति बनाई गई कि अब ब्राह्मणों को, अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्य लोगों के ऊपर सत्ता कैसे स्थापित की जाए। इसके लिए ब्राह्मणों ने ब्राह्मण शब्द को पीछे कर दिया और हिंदू शब्द को सामने लाया। और हिंदू शब्द को सामने लाकर भी ये काम बहुत ज्यादा सफलता से हो नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने, ब्राह्मणों ने मुसलमानों को टारगेट किया। और मुसलमानों को टारगेट करने से क्या हुआ, मुसलमानों के विरोध में एससी एसटी ओबीसी में प्रचार किया कि ये तो मुसलमान हैं। और मुसलमानों के विरोध में जितनी प्रतिक्रिया एससी एसटी ओबीसी में होगी
तो प्रतिक्रिया में एससी एसटी ओबीसी हिंदू होता है। ब्राह्मण प्रचार थोड़ी करता है एससी एसटी ओबीसी में कि हमारा जो ब्राह्मण धर्म है वो उच्च कोटि का धर्म है। इस बात का प्रचार नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मण धर्म उच्च कोटि का नहीं है, घटिया कोटि का है। वो समतावादी धर्म नहीं है, स्वतंत्रतावादी धर्म नहीं है, न्यायवादी धर्म नहीं है, बंधुतावादी धर्म नहीं है। जब नहीं है तो प्रचार के लिए क्या है? वो शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को कह सकता है आ जाओ हमारे धर्म में, तुमको थोड़ा सा हमारे नीचे लगना होगा। अच्युतों को कहा कि ओबीसी से भी नीचे लगना होगा। आदिवासियों को कहा कि तुम लोगों को उससे भी थोड़ा सा नीचे लगना होगा। जब किसी को आप नीचे लगाना चाहोगे प्रचार में तो क्यों सुनेगा? एससी एसटी आदमी ब्राह्मण का क्यों सुनेगा इस तरह से? अगर कोई कहता है तो सुनेगा क्यों? बिल्कुल नहीं सुनेगा। फिर ब्राह्मणों ने सोचा कि इस तरीके से अगर हम कहते हैं ज्योतिराव फुले को शूद्र कहा था तो प्रतिक्रिया में बड़ा आंदोलन हुआ। तो वहां से उन्होंने प्रतिक्रिया नाम के सिद्धांत का अभ्यास किया कि जब शूद्र कहने से प्रतिक्रिया में बड़ा आंदोलन किया जा सकता है विरोध में, तो हिंदू कहने से प्रतिक्रिया में यह सारा पॉपुलेशन हिंदू बनाकर ब्राह्मण के नेतृत्व में इकट्ठा किया जा सकता है। अब देखो, ब्राह्मण जो है राष्ट्र सेवा दल के नाम पर संगठन बनाया। कांग्रेस का हिंदी में नामकरण था राष्ट्रीय सभा। समाजवादी ब्राह्मणों ने राष्ट्र सेवा दल, कांग्रेस ने राष्ट्र सभा, राष्ट्रीय सभा, बीजेपी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कांग्रेस ने और एक संगठन बनाया राष्ट्र सेवा दल। तो कांग्रेस के लोग जो है, जो ब्राह्मण है, वो या तो राष्ट्र के नाम पर हम लोगों को झांसे में लेते हैं, जो डेली राष्ट्र के विरोध में काम करते रहते हैं, वो राष्ट्र के नाम पर प्रचार करते हैं। एक तो ये बात। दूसरा, धर्म के नाम पर, मगर धर्म के नाम पर ब्राह्मण धर्म का प्रचार नहीं करते, ब्राह्मण धर्म का ही प्रचार हिंदू के नाम पर करते हैं। अब मैं आपको ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म में क्या फर्क है इसको समझाकर बात, उसका अर्थ समझाता हूं। अगर ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करो तो सारे गैर ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म के विरोध में खड़े हो जाएंगे और ब्राह्मण आजाद भारत में सबसे ज्यादा संकट में फंस जाएंगे। एक समय था ब्राह्मण अपने को गर्व से और सारे लोगों से अलग करके, वी आर द चोजन पीपल बाय द गॉड, हम भगवान के चुने हुए लोग हैं और सब पर राज करने के लिए हम लोगों को भगवान ने पैदा किया, ऐसा कहने वाले लोग जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला, तब ब्राह्मण लोगों का लगा कि अब ये सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया है, अब सबको कहना पड़ेगा हिंदू है, मगर कहने वाले लोग ब्राह्मण होने चाहिए ताकि एससी एसटी ओबीसी को ब्राह्मण के नेतृत्व में इकट्ठा किया जाए। जब ब्राह्मण के नेतृत्व में एससी एसटी ओबीसी इकट्ठा हो जाएंगे तो फैसला लेने का अधिकार तो ब्राह्मण के हाथ में आएगा ना। एससी एसटी ओबीसी या तो अनपढ़ लोग हैं, आज भी है, या तो आधे पढ़े लिखे लोग हैं। तो अनपढ़ और आधे पढ़े लिखे लोग क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका तो फैसला नहीं कर सकते। इसलिए नेतृत्व ब्राह्मण के हाथ में रहेगा और ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी के भविष्य का फैसला करेगा। जब ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी के भविष्य का फैसला करेगा तो ब्राह्मणों को इनको गुलाम बनाए रखने के लिए आसानी होगी। तो ब्राह्मणों ने हिंदू के नाम पर ब्राह्मण धर्म को ही प्रचार में लाया। इसका सबूत क्या है? ब्राह्मण को पूछो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का क्या नाम है, तो वो कहते हैं वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। अरे ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, ये हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ नहीं है, ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है। तो फिर हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ क्या है? हिंदू नाम का कोई स्वतंत्र धर्म ही नहीं है। यदि 26 जनवरी 1950 को अगर हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं होता तो फिर तो ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म के नाम से ही प्रचार किया होता। ये तो संविधान निर्माण करने का मामला बाबा साहब आंबेडकर ने अंग्रेजों के सामने उठाया,
बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मामला उठाया, उनकी वजह से संविधान सभा बनी, उनकी वजह से संविधान लिखने का मामला आया। कांग्रेस ने तो कागज में रेजोल्यूशन तक पास नहीं किया कि संविधान सभा होना चाहिए और संविधान होना चाहिए। गांधी जी का कहना क्या था, कांग्रेस का कहना क्या था? वो अंग्रेजों को कहते थे आप चले जाओ, आप चले जाओ, इस देश में क्या करना है क्या नहीं करना है हम डिसाइड करेंगे, ये हमारा अधिकार है। हम आप हमको गुलाम बनाने वाले लोग हो, आप चले जाओ, हम लोग डिसाइड करेंगे। हम का मतलब भारतीय लोग नहीं, ब्राह्मण लोग डिसाइड करने वाले हैं। तो अंग्रेज जाने के बाद 15 अगस्त 47 को, 14 अगस्त 47 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और 15 अगस्त को भारत ब्राह्मणों के नियंत्रण में आ गया। तो ब्राह्मण अंग्रेजों की जगह शासक वर्ग हो गया। 14 अगस्त 47 तक अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था, आज अंग्रेज की जगह ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और सभी संवैधानिक संस्थाओं पर ब्राह्मणों का कब्जा है। इसका मतलब है ब्राह्मण शासक वर्ग है। भारत में ब्राह्मण के अलावा कोई भी दावा नहीं कर सकता कि वो शासक वर्ग है, केवल ब्राह्मण शासक वर्ग है। और ब्राह्मण के पहले अंग्रेज था, अंग्रेज के पहले मुगल था। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सारे सबूतों के आधार पर प्रूव किया जाने वाला है। इसको सही तरीके से सही संदर्भ में समझने की जरूरत है, तब जाकर हमको समझ में आएगा कि हम ब्राह्मणीकरण शब्द का उपयोग कर रहे हैं, हिंदूकरण शब्द का उपयोग नहीं कर रहे। जब हम हिंदूकरण शब्द का उपयोग करेंगे तो एससी एसटी ओबीसी में बहुत सारे अज्ञानी लोग उनका समर्थन करने वाले हो जाएंगे। अगर ब्राह्मणीकरण शब्द का यूज करते हैं तो एससी एसटी ओबीसी में उसका समर्थन करने वाला कोई मिलेगा नहीं। तो कौन सा शब्द प्रयोग करना चाहिए, कौन सा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसका संबंध रणनीति के साथ में है। अगर आप हिंदूकरण कहते हो तो आप ब्राह्मणों के ट्रैप में फंस रहे हो, अगर आप ब्राह्मणीकरण कह रहे हो तो आप अपने रणनीति के अनुसार काम कर रहे हो। आप कितना चिंतन करने वाले गंभीर व्यक्ति है, ये तो आप कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं और बोलने के लिए कौन से शब्दों का चुनाव करते हैं, इस पर से पता चलता है कि आप कितना गंभीर चिंतन करते हैं, कितना मनन करते हैं, आपके पास कितनी जानकारी है, आपके पास कितना ज्ञान है, आपको विचारधारा की कितनी सूक्ष्म समझ है। वो तो उसके आधार पर पता चलता है कि कौन से शब्दों का उपयोग करते हो आप। अन्यथा केवल एकेडमिक बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। उस चीज का जो हम बोल रहे हैं उसका हमारे लोगों के भविष्य पर क्या परिणाम होगा, अगर उसका पूर्वानुमान हमको करने आता है और उसके आधार पर हम बात करते हैं तो हम गंभीर चिंतक है ऐसा कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं कहा जा सकता। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोगों को जानना और समझना जरूरी है, और उसके आधार पर हम लोगों को बातों को आगे बढ़ाते जाना बहुत जरूरी है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि प्राचीन भारत में अभी आदिवासी लोग, जब मैं झारखंड में गया तो अभिवादन में जोहार कहते थे, और बाबा साहब आम्बेडकर ने जो पूर्व में पत्र लिखे उसमें बाबा साहब आम्बेडकर जोहार लिखते हैं। हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिला और पता चला छत्रपति शिवाजी महाराज भी जोहार लिखते थे। और हम 80-90 साल के पुराने लोगों को पूछा तो कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वो भी लोग कहते हैं हाँ मुझे भी जोहार कहते थे। इसका मतलब है कि जोहार ये एससी एसटी ओबीसी के लोगों का कॉमन अभिवादन है। एससी एसटी ओबीसी सारे कॉमन लोग जोहार शब्द का उपयोग करते थे। इस रेफरेंस में मैं थोड़ा सा आप लोगों को यह बताना चाहता था कि हमारे अंदर बहुत सारी, केवल डीएनए में कॉमननेस नहीं है और बहुत सारी बातें ढूंढने की जरूरत है, आपको कॉमननेस मिल जाएगा। तो ये बहुत अहम बात है, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हम लोगों को सोचने की जरूरत है। और इस तरह से एक तो ये बात है। दूसरा,
दूसरी एक बात और है कि डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी साबित हो गए हैं, ये तो 2001 में हुआ, मगर राखीगढ़ी में कुछ नई बात प्रमाणित हो गई है। वो बात क्या है? वो तो केवल डीएनए के सबूत के आधार पर हुआ था, मगर राखीगढ़ी में डबल सबूत मिल गए। राखीगढ़ी में केवल डीएनए से प्रमाणित नहीं हुआ, पुरातत्व से भी प्रमाणित हुआ। पुरातत्व प्लस डीएनए। विलास खरा समझ रहे हैं बात को? विलास समझ रहे होंगे? क्योंकि केवल डीएनए नहीं बल्कि पुरातत्व और डीएनए मिलाकर राखीगढ़ी ने प्रमाणित किया। इसलिए ब्राह्मणों के लिए राखीगढ़ी का जो सबूत है वो ज्यादा खतरनाक सबूत है। दूसरी बात, अभी मीना जी ने ट्राइबल लोगों के संदर्भ में 28,000 साल पुराना एक रेफरेंस दिया। मैं विलास खरात को अनुरोध करता हूं कि उस साइट पर मीना जी के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए उस साइट पर जाके वो सारा तथ्य जो है दुनिया के सामने हम खुद लाए। मैं प्रेम कुमार गेड़ाम को, विलास खरात को अनुरोध करता हूं कि ऐसे कोई साइट अवेलेबल है जैसा मध्य प्रदेश का रेफरेंस हमारे मीना जी ने दिया है, उस रेफरेंस को हम लोगों को जाना चाहिए, हमारे अपने लोगों को लेकर जाना चाहिए और वो सारी साइट जो है उसका सारा डाटा जो है वो दुनिया के सामने घोषित करना चाहिए। उनके भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें अपना डाटा बनाकर सारे देश और दुनिया के सामने उसको लाया जाना चाहिए, ताकि और बहुत सारा डाटा लेकर के हम बहुत सारी आज की बहुत सारी बातों का विश्लेषण करने के लिए उस डाटा का उपयोग करें, इंटरप्रिटेशन के लिए उपयोग करें, बहुत सारी व्याख्या करने के लिए उपयोग करें, बहुत सारी नई बातें जो है जोड़ करके जो मीना जी ने कहा है, मध्य प्रदेश का रेफरेंस दिया है, धार का रेफरेंस दिया है, उस रेफरेंस को आगे बढ़ाने का काम हमको आगे करना चाहिए। और मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि इस तरह का रिसर्च करने के लिए जो भी रिसोर्सेस की जरूरत लगती है वो रिसोर्सेस हम प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, वो सारे दुनिया के लोगों के सामने लाओ। बहुत सारी बातें मैंने कह दी है, इसलिए अभी बहुत सारी बातें कहने की वजह से मैं और आगे कुछ कहना नहीं चाहता। बहुत सारी बातें मैं कह चुका हूं, अभी और कहने की कोई ज़रूरत है ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो इसलिए मैं अपनी बात को एक बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि हम लोगों को दुनिया में जो डीएनए के आधार पर रिसर्च हो रहा है, भारत का इतिहास लिखने के लिए दो बातें, एक पाली लिटरेचर जिसका भारत के ब्राह्मण लोग इतिहास लिखने के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं, और डीएनए का आधार इतिहास लिखने के लिए नहीं कर रहे हैं। भविष्य में मैं ये अनुरोध करता हूं कि डीएनए और पाली का जो प्राचीन इतिहास है और लोक साहित्य प्राचीन का है, वो सारा का सारा भारत का वास्तविक इतिहास लिखने के लिए सामने लाया जाना चाहिए और उसका उपयोग करते हुए इतिहास लिखा जाना चाहिए, ताकि हमारे लोगों को वास्तविक इतिहास का पता चल सके। जब हमारे पास इस तरह के साधन उपलब्ध हो रहे हैं तो हम बात को आगे बढ़ाएं। मैं इतना ही कह के अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं।